आपके सामने ये 6 टॉपिक्स दिख रहे होंगे। क्या-क्या है? सबसे पहले एयर पॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे, वो क्या होता है? वाटर के ऊपर जानेंगे, वाटर इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लाइफ के लिए? वाटर को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए, तो वाटर पॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे। हम लोग सॉइल देखेंगे, सॉइल कैसे बनता है उसके ऊपर बात करने को है। सॉइल इरोजन क्या होता है? मिट्टी का खिसकना, उसके ऊपर बात करेंगे और एंड में सॉइल पॉल्यूशन देके खत्म करेंगे। नमस्कार, अमित बात कर रहा हूँ, चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब समझते हैं एयर पॉल्यूशन क्या होती है। देखो, एयर पॉल्यूशन साफ तौर पे दिख रहा है कि एयर को प्रदूषित करना, गंदा करना। देखो, द कंटामिनेशन ऑफ एयर, है ना, एयर में गंदगी का बन जाना। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस। कुछ ऐसे पदार्थ, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हमारे एयर में चले जाते हैं जिससे कि वो उसको गंदा कर देते हैं, है ना। कुछ हार्मफुल सब्सटेंस जो कि हमारे, जैसे मान लो, जैसे बात करें ऑटोमोबाइल्स होते हैं भैया, जितने भी ऑटोमोबाइल्स है ना, 4 चक्का 2 चक्का गाड़ी होती है, या मान लो जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है, उनकी चिमनी से देखते हो कितना धुआं निकलता है। तो उस सब में क्या है कि बहुत ही हार्मफुल सब्सटेंस, जैसे कि हमारे, जैसे ऑक्साइड्स होते हैं, सल्फर के ऑक्साइड हो गए, है ना, ये आपके मान लो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गए, तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। यही सब क्या है? सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए, या मान लो आपके अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल, जैसे मान लो आपने कोई जो है फ्यूल जलाया, आपने कोई फॉसिल फ्यूल जलाया, मान लो कोयला जलाया, पेट्रोल जलाया, डीजल जलाया, तो उससे क्या होगा? मान लो अगर वो प्रॉपरली नहीं जला, अगर वो प्रॉपर तरीके से नहीं जला, आप देख रहे हो कि धुआं निकल रहा है बहुत ब्लैक ब्लैक। कई बार होता है ना कि धुआं जो है बहुत ज्यादा काला काला निकलता है, उसमें क्या होता है कि कार्बन सही से जलता ही नहीं है। कार्बन जो है वो अनबर्न्ड रहता है, और जब यही कार्बन जब चला जाता है ऊपर, तो क्या करता है? एयर को प्रदूषित कर देता है, एयर को पॉल्यूट कर देता है। बात जब मैं आपको आगे देखो यहाँ पे, आप समझते हैं कि एयर पॉल्यूशन के कारण क्या किया, कैसे कैसे एयर पॉल्यूट हो सकता है। 2 कारण है। एक तो नेचुरल कॉज हो सकता है कि भैया नेचर ने उसको पॉल्यूट किया, हमारा कोई रोल नहीं है। दूसरा मैनमेड कॉज की इंसानों ने जो है अपनी मूर्खता के कारण उसको पॉल्यूट कर दिया। तो नेचुरल कॉज में आप क्या देखती हो? जैसे मान लो अगर मैं वोल्केनिक इरप्शन की बात करूं, है ना, जो वोल्केनोज होते हैं उसमें से जब लावा निकलता है ना, लावा वगैरह जब निकलता है, तो उस समय क्या है कि बहुत ज्यादा हार्मफुल गैसेस, जैसे मैंने बात किया, ये सल्फर के ऑक्साइड हो गए या नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए, ये सब निकल रहे होते हैं, है ना। जब भी वोल्केनिक इरप्शन हो रहा होता है, उसमें से बहुत ज्यादा जो धुआं निकलता है ऊपर से, और उस धुआं में ये सब जो है ना आपके हार्मफुल सब्सटेंस, जैसे कि मैंने बताया ना, ऑक्साइड्स वगैरह जो होते हैं, ये सब निकलते हैं। इसी कारण क्या है? हमारा एयर पोल्यूट हो जाएगा। दूसरा जो कारण है नेचुरल कॉज का, वो हो सकता है हमारा फॉरेस्ट फायर। दूसरा कारण जो है नेचुरल कॉज का, वो क्या है? फॉरेस्ट फायर। कई बार क्या होता है ना कि जंगल में अपने आप आग लग जाती है। देखो, 2 तरीके हैं, या तो जंगल में अपने आप आग लग जाए, या कई लोग जो है ना जानबूझ के आग लगा देते हैं। क्योंकि होता क्या है कि अब जो है वो एरिया, अब जो कमर्शियल एरिया बन गया है, मान लो पहले वो जंगल था, सरकार के अंडर था, अब उसको बना दिया कमर्शियल एरिया। अब वहां से सारे गाछ को हटाओ, खत्म करो, वहां पे फैक्ट्री बनाएंगे, मजा मारेंगे, तो अब देखो क्या होगा। तो इसके लिए फॉरेस्ट फायर करना पड़ता है। कई बार अपने आप आग लग जाती है फॉरेस्ट में। जैसे मान लो लाइटनिंग हुआ, बिजली कड़क रहा है, तो वो बिजली जो है मान लो अगर फॉरेस्ट में आके गिर गई, और बिजली जो है कड़कती हुई बिजली, का बहुत बार बिजली गिरती है भैया, मतलब ये है, चांसेस बहुत कम ही होते हैं गिरने के, गिरती तो है। मान लो अगर फॉरेस्ट में आके गिर गई बिजली, तो उससे क्या होगा? वहां पे जो आग लग जाएगा फॉरेस्ट में। या मान लो कि कई बार जो है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, जब बहुत ज्यादा अगर गर्मी हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग, तो बहुत ज्यादा गर्मी होने से भी क्या है कि अपने आप देखोगे कि पेड़ वगैरह में आग लग जाते हैं। तो इससे क्या है कि एक पेड़ में अगर आग पकड़ा, तो धीमे धीमे करके सारे पेड़ों में फैल जाता है वो। तो 2 कारण है नेचुरल कॉज होने का, या तो अगर वॉल्केनिक इरप्शन हो जाए, या आपके फॉरेस्ट फायर हो जाए। अगर मैनमेड कॉज की बात करें, जो हमारी मूर्खता के कारण हो रहा है, तो हम लोग क्या करें? ऑटोमोबाइल्स की बात करें, है ना, जितने व्हीकल्स चला रहे हैं, टू टू व्हीलर हो गए, 4 व्हीलर्स हो गए, 10 व्हीलर हो गए, वो सब में क्या है कि वहां से भी धुआं निकल रहा है। एग्जॉस्ट पाइप होता है ना पीछे में, तो एग्जॉस्ट पाइप से क्या है, हमारे सारे जो है वो हार्मफुल ऑक्साइड जो होते हैं, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के, जैसे मैंने बताया, नाइट्रोजन के हो गया, सल्फर का हो गया, तो ये सब क्या है आपके अल्टीमेटली ऊपर जा रहे हैं, एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं। और पता है ये इतना हार्मफुल होते हैं ये सब गैसेस, अगर आपने मान लो आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे हो, है ना, अगर बात, तो मान लो वो एरिया बहुत पॉल्यूटेड है, वहाँ पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, अगर उसको आपने इनहेल कर लिया ना, अगर उस पॉल्यूटेड एयर को, जहाँ पे आपका सल्फर का ऑक्साइड है ना, अगर उसको आपने इनहेल कर लिया, तो आपको बहुत सारी डिजीजेस हो सकती है, आपको बहुत सारी जो है ना रेस्पिरेटरी डिजीज आपको हो सकती है, जैसे अस्थमा वगैरह भी हो सकता है आपको। बात जमा, इससे क्या है कि बहुत लोगों की मौत भी हो जाती है। सही सुन रहे हो? एयर पोल्यूशन होने से लोग की मौत भी होती है, अस्थमा वगैरह होने से लोग बच नहीं पाते कई बार, जो है समझ में आ रहा है बात। तो या तो ऑटोमोबाइल से कारण, ये मान लो फैक्ट्रीज की बात करें, कि फैक्ट्रीज की चिमनी से बहुत बार जो है धुआं निकल रहा होता है, आपने देखा है कई बार, तो वो धुआं क्या अल्टीमेटली एयर में ही जाके मिल रहा है, वो सारे धुआं में पॉल्यूटेंट्स है आपके। या मान लो अगर मैं कंबशन कर रहा हूँ, कई बार जो है लोग ना बस ऐसे ही जलाते रहते हैं कुछ भी, मान लो पेपर पड़ा है उसको जला दिया, एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है उसको जला दिया, या मान लो कोयला जला दिया, मैंने पेट्रोल जलाया, तो इस सब को क्या है, इन सब भी फॉसिल फ्यूल के जलने से भी, कंबशन होने से भी क्या है, हमारी एयर पोल्यूशन होती है। तो आपने क्या देखा, ये सब कॉजेस थे, कारण थे एयर पोल्यूशन होने के। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं स्मोग क्या होता है। स्मोक नहीं बोल रहा हूं, आप लोग समझोगे SMOKE नहीं, SMOG, स्मोक बोल रहे हैं। ये 2 चीजों से मिलकर बना होता है। स्मोक जो होता है, ये बना होता है स्मोक प्लस फॉग। देखो, फॉग तो आपको पता है कि ठंड के दिनों में, विंटर टाइम में क्या होता है, आपने देखा होगा कि
आसपास कुहासा छा जाता है, इसको बेसिकली कुहासा ही तो बोलते हैं ना भैया। आसपास क्या है, कुहासा, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉग। फॉग, तो जब फॉग में स्मोक मिल जाता है, अब स्मोक कहाँ से आ रहा है, जैसे गाड़ी वगैरह से जो उसके एग्जॉस्ट पाइप से निकल रहा है धुआं, या फैक्ट्री से जो निकल रहा है, या मान लो कोई चीज जला दिया, पेपर जला दिया, लकड़ी जला दिया, वहां से धुआं निकल रहा है, तो अल्टीमेटली ये सब, जब ये सारे धुएं, ये सब स्मोक जो है जब फॉग से मिल जाता है तो क्या बनाता है, स्मोक बनाता है, SMOG, स्मोक। समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, दिस इज अ थिक फॉग, एक टाइप का थिक मोटा मोटा फॉग होता है, जो कि एटमॉस्फेयर में आपको देखने को मिलता है ड्यूरिंग विंटर टाइम। अब देखो, आपको समर टाइम में तो स्मोक तो मिल जाएगा, लेकिन समर टाइम में फॉग तो नहीं मिलेगा ना, उसलिए विंटर टाइम में बुलाया गया, क्योंकि विंटर में आपको फॉग भी मिल जाएगा। अब विंटर में भैया स्मोक तो होगा ही, क्योंकि स्मोक तो हमारा काम ही है भैया, खूब मजा मजा में निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, दोनों के मिलने से स्मोक स्मोक बन जाएगा। समझ में आ रहा है, और ये स्मोक बहुत हार्मफुल है, ये स्मोक जो है ना, ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है। अगर मान लो ये आपके कांटेक्ट में आ गया, अब बताते हैं ह्यूमन बीइंग को कैसे अफेक्ट कर सकता है, कि हमारे स्किन में बहुत ज्यादा रैशेज आ जाते हैं, खुजली होने लगती है स्मोक के कांटेक्ट में आने में। और अगर मान लो स्मोक जो है हमने इनहेल कर लिया ना, तो सूंघने से क्या होगा, स्मोक इनहेल करने से हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है, जहां से सांस लेते हैं, सांस की नली जो होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक, वो डैमेज हो जाती है। इससे हमें सांस लेने में दिक्कत होता है। और कई बार जो है स्मोक से बहुत बड़ी बड़ी खतरनाक रेस्पिरेटरी बीमारी भी हो सकती है, आपको अस्थमा वगैरह भी हो सकता है। बात जमा, आगे देखते हैं यहाँ पे। अब समझते हैं एसिड रेन क्या होता है। रेन हम सबको पता है। अब एसिड रेन क्या है भैया, कि जब रेन में एसिड मिल जाता है, क्या बोला मैंने, जब बारिश में जब एसिड मिल जाए उसको बोलते हैं एसिड रेन। अब समझते हैं कि कैसे मिल जाता है एसिड। देखो हो क्या रहा है, कि जैसे मैंने बताया कि इतना ज्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है, पोल्यूशन कितने ज्यादा बढ़ने से हमारा एनवायरमेंट इतना प्रदूषित हो गया है, कि उसमें जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गए, या सल्फर के ऑक्साइड्स हो गए, तो भरे पड़े हैं। इतना ना पोल्यूशन है कि ये सब तो भरा पड़ा है आसपास। जब भी बारिश होती है ना, तो ये सारे केमिकल्स उस बारिश में आके मिल जाते हैं, उस बारिश के पानी में सारे केमिकल्स जाके मिल जाते हैं, और वो एसिड बना देते हैं, कि वो पानी जो है वो एसिडिक हो चुका है, एसिड रेन बन चुका है। और ये एसिड रेन इतना खतरनाक है कि बस हमारे लिए नहीं, हमारे तो छोड़ो, ये प्लांट्स के लिए, सॉइल के लिए, साथ साथ जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं बड़े बड़े, आपके अपना ताजमहल हो गया, आपका रेड फोर्ट हो गया, बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं उनको भी अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर सॉइल की बात करें कि सॉइल को कैसे अफेक्ट करता है, तो जो मिट्टी जो होती है, सॉइल, अगर ये एसिड रेन उस पे गिर जाए ना, तो उसकी उसकी क्या होती है, पीएच लेवल को बढ़ा देता है। मतलब क्या, कि अगर उस पे गिर जाए तो क्या होता है, उसको एसिडिक बना देता है भैया। तो मिट्टी को एसिडिक बना देता है, तो उससे क्या होता है ना, कि प्लांट्स प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते हैं। बेसिकली एक प्रॉपर पीएच मेंटेन होना चाहिए प्लांट को ग्रो होने के लिए, मगर मान लो सॉइल एसिडिक हो गया, तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, काटना पड़ता है। मतलब अगर मान लो एसिडिक हो गया, उसको फिर क्या करो, बेस डाल के उसको न्यूट्रलाइज करो। तो हम लोग क्या करते हैं ना, बेकिंग सोडा छिड़क देते हैं। कि फार्मर्स लोग क्या करते हैं, मान लो अगर एसिड रेन बहुत ज्यादा हो रहा है, अगर प्रॉपरली प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे, बेकिंग सोडा, जिसको हम लोग बेसिकली सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 भी बोलते हैं ना, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, वो छिड़क देते हैं। उसे छिड़कने से क्या होता है, कि हमारा एसिड और बेस जब मिलता है, तो अल्टीमेटली उसकी उसको काट देता है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है, हमारा सॉइल क्या वापस पहले जैसा हो जाता है। बात जमा। मॉन्यूमेंट्स की अगर बात करें, जैसे ताजमहल क्या है, ताजमहल में अब पहले जैसी बात नहीं रही है। जितना ताजमहल पहले सुहावना दिखता था वैसा नहीं है वो, उसकी जो चमक पहले से चली गई है। क्यों, क्योंकि इतना ज्यादा एसिड रेन हो रहा है, कि उसको कोरोड कर रहा है। वो कोरोड समझ रहे हो, कि उसको जो है खराब कर रहा है, उसमें जंग लगा दे रहा है, खराब कर दे रहा है। एसिड रेन इतना खतरनाक है कि हमारे मॉन्यूमेंट जो पहले इतना अच्छा हुआ करते थे, अब उसमें पहली वाली बात नहीं रही, और हमारे लिए भी हानिकारक है। अगर एसिड एसिड रेन कॉन्टैक्ट में ह्यूमन बींग आ गए, तो उनको ये बहुत सारी दिक्कत आ सकती है भैया। बात जब आपको आगे देखते हैं, आप समझते हैं कुछ। यहाँ पे लाइकेंस क्या होता है, लाइकेंस आपके एनसीईआरटी में दे रखा, देख सकते हो। देखो लाइकेंस क्या है, दे आर द स्मॉल ग्रुप ऑफ प्लांट्स दैट स्प्रेड ओवर, या तो आपको पत्थरों के ऊपर देखने को मिलेंगे ज्यादातर, या आपको ज्यादातर जो है पेड़ों के ऊपर। देखो आपने कई बार देखा है ना, कि पेड़ों के ऊपर आप देखोगे, बार्क में जो पेड़ों के छिलके होते हैं, जो बार्क होते हैं, वहां पे देखोगे हरे हरे आपके कुछ पैचेस जम जाते हैं। हरे हरे आपने देखा होगा, प्लांट जो है, हरे हरे प्लांट आपका पूरा जम जाता है, आपने देखा होगा बाहर की तरफ। या मान लो पत्थर भी है, कई बार पत्थरों के ऊपर भी क्या आपका हरा हरा सब्सटेंस जो है स्टिकी स्टिकी सा होता है भैया, ऊपर जम जाता है, उसको लाइकेंस बोलते हैं। मैं पिक्चर ला नहीं पाया, आप देख सकते हो गूगल करके लाइकेंस क्या होता है। तो ये देखो लाइकेंस जो होता है ना, ये क्या होता है, पॉल्यूशन सेंसिटिव होता है। क्या होता है, देखो लाइकेंस में पहले होता है क्या, लाइकेंस क्या, एक प्लांट है। लाइकेंस एक ऐसा प्लांट है जिसमें दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है इसमें एल्गे, दूसरा होता है फंगी। बात जब आपको, लाइकेंस में दो आपको ऑर्गेनिज्म, एक होता है एल्गे, दूसरा फंगी। ये दोनों क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो आपको आंखों से दिख नहीं रहते हैं, ये उसमें होते हैं। समझ में आ रहा है बात आपको। लाइकेन पॉल्यूशन सेंसिटिव मतलब क्या, कि अगर पॉल्यूशन ज्यादा हो, अगर पॉल्यूशन ज्यादा हो किसी एरिया में, तो वहां पे लाइकेंस ग्रो नहीं करते हैं सही से। लेकिन मान लो अगर पॉल्यूशन कम हो, तो लाइकेंस जो अच्छे से ग्रो करेंगे। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं, आप आप कहीं पे घूमने के लिए गए हो, वहां पे आपने एक ऐसा पेड़ देखा जहां पे काफी सारे लाइकेंस है। उस पेड़ के छिलके में आप क्या देख रहे हो, उसके ट्रंक में आपको जो है काफी सारा हरा 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 पैचेस आपको देखने को मिल रहा है। तो वहां बहुत ज्यादा लाइकेन है, तो ये क्या बता रहा है,
कि वहां पे पोल्यूशन ज्यादा है कि कम है? सोचो, बहुत ज्यादा लाइकेन है मतलब वहां पे पोल्यूशन कम है। मैंने बताया ना, लाइकेंस अगर ज्यादा हो तो पोल्यूशन समझ लो कि उस एरिया में कम है, और अगर लाइकेंस कम हो समझ लो कि वो एरिया जो है प्रदूषित है, वहां पे पोल्यूशन ज्यादा हो रखा है। बात जब आपको तो दे आर दी पोल्यूशन सेंसिटिव लाइकेंस की बात करें। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं कि वाटर की, पानी की इंपॉर्टेंस क्या है। हम मानते हैं कि पानी की हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। पहले समझते हैं कि थोड़ा ये परसेंटेज देख लेते हैं पानी का, कि हमारी अर्थ की अगर बात करें तो 75% अर्थ हमारा पानी से ही घिरा हुआ है। क्या बोला मैंने? 75% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाई वाटर। और इस 75% ऑफ द वाटर में से अगर मान लो ये 75% जो पानी है, उस 75% में से आप चेक करोगे तो 97.5% तो हमारा सॉल्ट वाटर है। 97.5% सॉल्ट वाटर है, जो कि आपको बेसिकली समुद्र वगैरह में देखने को मिलता है, ओशन में। और सॉल्ट वाटर तो हम पी नहीं सकते हैं भैया। सॉल्ट वाटर पी लोगे क्या? हाँ, पी तो लोगे, लेकिन अल्टीमेटली क्या आपको अफेक्ट करेगी, क्योंकि आपकी बॉडी जो है एक प्रॉपर सैलिनिटी को झेल सकती है। आपकी बॉडी भी क्या है, एक प्रॉपर सैलिनिटी को झेल सकती है। ज्यादा सलाइन पानी पीते रहोगे, नमकीन पानी पीते रहोगे तो आपके बॉडी को वो हार्म करेगा, सिस्टम बिगाड़ देगा भैया। समझ में आ रहा है? तो 97.5% जो है आपका वो सॉल्ट वाटर है। और बाकी जो बच गए, देखो फ्रेश वाटर बहुत कम है हमारे अर्थ में। उसलिए लोग बोलते हैं कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, पानी बचाओ। देख लो 2.5%, समझ में आ रहा है? 75% जो पानी आपकी टोटल अर्थ में है, उसमें से 2.5% पानी ही फ्रेश वाटर है। और उसमें से भी ये 2.5% पानी कंप्लीटली आपको डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है? ये 2.5% पानी में से आप देखोगे कि आपका लगभग 60% पानी आपके पोलर कैप्स में है। जो आपका बर्फ होता है भैया, जो आपका पहाड़ होता है, पहाड़ों में जो बर्फ होते हैं, वो पहाड़ों के बर्फ में एक्चुअली आपका जो है 60% आपका फ्रेश वाटर है। और बाकी अगर मान लो 20% की बात करें, है ना, अगर बाकी 20% 30% की बात करें, तो वो आपके अंडरग्राउंड में है। जो जमीन में जो पानी होता है, मिट्टी के नीचे, है ना, जमीन में जो होता है, वो अंडरग्राउंड में आपका जो है बाकी के 30% है। तो आपने क्या देखा, 60% वहां गया पोलर कैप्स में, 30% यहाँ गया। 60 प्लस 30 कितना होता है? 90। 90% गया, बाकी 10% जो पानी बचे, समझ में आ रहा है? मतलब 2.5% का 10% में निकाल रहा हूं, है ना। 2.5% जो फ्रेश वाटर है उसका अगर 10% की बात करें, तो वो आपके रिवर्स में है, लेक में है, यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आप देख रहे हो फ्रेश वाटर कितना कम है, बहुत कम है। उसलिए लोग बोलते हैं कि एवरी सिंगल ड्रॉप इज प्रीशियस, है ना। पानी बहुत कीमती है, उसको बचा के चलो। कई बार हम लोग क्या नलका खुला ही छोड़ देते हैं ना, ब्रश कर रहे हैं आराम से, नलका खुला छोड़ रखा है, नहीं करना है ऐसा। पानी की बहुत कि आपका हमको शॉर्टेज है, उसको बचा के चलना है, ताकि आगे फ्यूचर में इसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर रख सके। आगे देखो यहाँ पे, अब समझते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है। कि जैसे अगर खाने की बात करें, जो भी अब खाना हम खाते हैं वो क्या है, हमारे बॉडी में जाता है, खाना टूटता है, वहां से एनर्जी निकलती है, और उस एनर्जी को हमारी बॉडी जो है यूटिलाइज करती है अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए। पानी का क्या करेंगे? पानी तो नहीं टूटता है भैया। पानी क्या करता है ना, हमको हमको क्या करता है, जब बॉडी में जाता है तो क्या करता है, जितने भी प्रोसेसेस हमारे बॉडी के अंदर होने हैं, मान लो डाइजेशन होना है, रेस्पिरेशन होना है ना आपकी, फिर मान लो एक्सक्रीशन करवाना है, जितनी भी आपकी ऑर्गन सिस्टम, जो भी आपका किडनी हो गया, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, है ना आपका, जो भी आपका ऑर्गन सिस्टम है, उसको प्रॉपर्ली परफॉर्म करने के लिए वाटर का होना जरूरी है। ठीक है, आप चेक करो यहाँ पे सारे सेलुलर प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। आपको पता है ना, सेल की अगर बात करें हमारी बॉडी क्या है, लाखों करोड़ों सेल से मिलकर बने हैं। अगर एक सेल की बात करूं, मान लो एक सेल मेरे हाथ में है, तो उस सेल में क्या है, न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, है ना, वो सब तो वैक्यूल होगा हमारा। तो आप क्या देख रहे हो, आपको पता है कि साइटोप्लाज्म में पानी तो होता है, हमारा साइटोप्लाज्म जो है 80% पानी से ही बना है। वैक्यूल की बात करें उसमें पानी ही होता है। तो आप क्या देख रहे हो, अल्टीमेटली सेल में पूरा पानी पानी है अल्टीमेटली, ज्यादातर अगर बात करें। और जो भी रिएक्शंस वगैरह जो भी होने हैं, वो तो अल्टीमेटली वाटर के प्रेजेंस में ही हो रहा है, वाटर के मीडियम में ही हो रहा है। उसलिए हम बोल रहे हैं कि जितनी भी हमारे बॉडी में एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है, एक्सक्रीशन करवाना है, ब्रीदिंग करवाना है, खाना को पचाना है, खाना को निकालना है, सब क्या है, वाटर के प्रेजेंस में हो पा रहा है। बात जब आपको और तो और साथ साथ अगर किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करवाना है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में लेके जाना है, तो वो भी जाएगा डिजॉल्व फॉर्म में, कि मतलब जैसे पानी के फॉर्म में, वो पानी के कांटेक्ट में आके डिजॉल्व हुआ वो, और तब जाके ट्रांसपोर्ट होगा। जैसे मान लो अगर हमारे ब्लड की बात करें, खून की बात करें, ब्लड जो होता है वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है हमारे। ब्लड को जो है हम लोग कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। वो क्या करता है, अगर मान लो ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन हो गया या फूड हो गया या हार्मोन्स हो गया, उसको बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में अगर लेके जाना है, तो क्या होगा, ब्लड के थ्रू जाएगा वो। ऑक्सीजन की बात करें या खाने वगैरह की बात करें, तो वो क्या होगा, खून में जाके मिल जाएगा, खून के थ्रू जाएगा। अब देखो ब्लड की बात करें, तो ब्लड में आपको पता है कि प्लाज्मा होता है, ब्लड में प्लाज्मा होता है ना। और प्लाज्मा जो है वो 80% पानी से ही बना है। 80% प्लाज्मा जो है पानी से ही बना है। मतलब बोल सकता हूँ कि मोटा मोटा अल्टीमेटली खून भी पूरा पानी से ही है। पूरा पूरा पानी नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली मेजर पोर्शन जो है वो ब्लड का वाटर ही है। तो आप क्या देख रहे हो, ऑक्सीजन डिसॉल्व होकर जा रहा है पानी के थ्रू ही।
हार्मोन्स जा रहे हैं पानी के थ्रू ही, खाना जा रहा है, पता नहीं आप क्या देख रहे हो, अल्टीमेटली जो आपके ट्रांसपोर्ट होने हैं सब्सटेंस बॉडी में, वो भी अल्टीमेटली वाटर में ही डिसॉल्व होके जा रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। जो टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स है वो भी क्या है, उनको भी फ्रेश वाटर चाहिए भैया, है ना। जैसे जितने भी, जैसे एक्वाटिक एनिमल्स की बात बात करूं तो एक्वाटिक एनिमल्स क्या है, एक तो होते हैं कि मरीन एक्वाटिक एनिमल्स, मतलब क्या है कि वो अगर पानी हमारा नमकीन भी हो तो वहां भी जिंदा रह जाएंगे, उनको बोलते हैं मरीन वाटर एनिमल्स। एक होते हैं हमारे फ्रेश वाटर एनिमल, उनको अगर उनको ज्यादा नमकीना पानी पसंद नहीं है, तो एक्वाटिक के लिए चलो ठीक है वो तो रह लेंगे। लेकिन मान लो टेरेस्ट्रियल की बात करें, है ना, जो हमारे लैंड में रहते हैं जो एनिमल्स, मान लो बंदर की बात करें, है ना, जिराफ की बात करें, मान लो हम लोग जो है ऑक्स की बात करें, लायन की बात करें, जितने हमारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, उनको तो फ्रेश वाटर चाहिए ना भाई, उनको भी जिंदा रहने के लिए फ्रेश वाटर चाहिए। तो आप देख रहे हो पानी का कितना इंपॉर्टेंस है, पानी बचा के चलो। वाटर हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेट कर रहा है, टेम्परेचर भी मेंटेन करने में पानी का बहुत बड़ा रोल है। आप चेक करो, हम जब बहुत ज्यादा बेसिकली जब थक जाते हैं ना, आप देखो कि हमारी बॉडी जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, अच्छे से सुनना मेरी बात को, जब बॉडी बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है तो आप चेक करना पसीना आने लगता है हमें। पसीना क्यों आता है, क्योंकि बॉडी जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है ना, तो स्वेटिंग होने से क्या होता है कि स्वेटिंग होने से हमारा वाटर लॉस होता है बॉडी से। स्वेटिंग होने से क्या होता है, वाटर जो है हमारा लॉस होता है बॉडी से। इससे क्या होता है, हमें ठंडा ठंडा महसूस होता है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इवापोरेशन हो रहा है। आपको पता है इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग, क्योंकि मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ तो मेरा फर्ज ये सब बताना आपको, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो ऑल राउंडर हूँ भैया। तो यहाँ पे देखो क्या बताया गया है, जैसे हमें क्या पसीना आ रहा है, और पसीना आने से हमको क्या है, ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। तो आपने क्या देखा, पहले बॉडी गर्म था, अब बॉडी क्या है, ठंडा हो गया। तो आप क्या देख रहे हो, टेम्परेचर रेगुलेट हो गया ना, बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा था आपको, लो पसीना आ गया, ठंडा महसूस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, टेम्परेचर रेगुलेट करने में पानी का बहुत बड़ा रोल है। आप चेक करो, फोटोसिंथेसिस भी करवाना हो, अगर जो है ग्रीन प्लांट्स को खाना बनवाने में मदद करवाना हो, तो उनको भी पानी चाहिए, पानी नहीं मिलेगा तो काम नहीं होगा। बात जब आपको, अब देखो यहाँ पे समझते हैं वाटर, जैसे हमने एयर पोल्यूशन देखा कि जैसे हवा प्रदूषित होता है, उस तरीके से पानी भी तो प्रदूषित होगा भैया। पानी में आप जो है हार्मफुल सब्सटेंस को फेंकोगे, जिससे क्या है कि वो पानी अनफिट हो जाएगा फॉर ड्रिंकिंग, देखो अब पीने के लिए नहीं रहेगा, है ना। पानी में मान लो कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं, अपना कपड़ा धो रहे हैं, वहीं पे सब कुछ कर रहे हैं, इससे क्या है कि वाटर हमारा पल्यूट हो जाता है, वाटर कॉन्टेमिनेट हो जाता है, पीने लायक नहीं है वो। तो समझते हैं कि वाटर कॉन्टेमिनेशन में क्या किया, यहाँ यहाँ पे कॉजेज लिखा है, इसको आप क्या करो, इफेक्ट्स कर दो। यहाँ पे मैं इसको काट के क्या कर दे रहा हूँ, इफेक्ट्स कर दे रहा हूँ। देखो कॉज मतलब होता है कारण, कि मतलब वाटर पोल्यूशन होने के कारण क्या क्या है। लेकिन अभी हम कारण नहीं देखने वाले हैं, हम कारण नहीं देखेंगे, हम इफेक्ट्स देखेंगे कि मान लो वाटर पोल्यूशन हो गया, उससे क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, ये होता है इफेक्ट्स का मतलब। समझ रहे हो। तो पहला दिक्कत क्या है, देखो अगर अगर मान लो वाटर आपका पोल्यूटेड है, गंदा है पूरा, है ना, तो यहाँ पे देखो द एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस टू द वाटर बॉडी। पानी अगर गंदा है तो इतना तो कंफर्म है कि उसमें जो है अनडिजायरेबल, मतलब जो चीज काम की नहीं है, अनडिजायरेबल है, फालतू की चीज है, वो सब भी आपके पानी में है। जैसे अगर मान लो नदी के पास में खेती बाड़ी हो रहा है मजा से एकदम, नदी के पास में खेती बाड़ी अगर हो रहा है, फार्मर्स लोग जो है अपना क्रॉप उगा रहे हैं वहां पे, तो क्या करेंगे ना वो, कि बेसिकली फार्मर्स लोग क्या करते हैं ना, कि फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सब का यूज करते हैं। ये सब क्या होता है, बेसिकली इंसेक्टिसाइड की बात करें तो वो इंसेक्ट्स को मारने के लिए होता है, पेस्टिसाइड की बात करें तो पेस्ट को खत्म करने के लिए होता है, और फर्टिलाइजर्स की अगर बात करें तो फर्टिलाइजर्स क्यों डालते हैं, ताकि हमारे प्लांट्स को जो है वो न्यूट्रिएंट्स मिल मिल सके। मान लो हमारे अगर प्लांट्स को जो है सॉइल से प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा हो, तो फर्टिलाइजर छिड़कने से क्या होगा, उनको वहां से न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा। ये सब चीजें क्या करते हैं ना, फार्मर अक्सर डालते रहते हैं अपने क्रॉप में। तो अब क्या होगा, मान लो किस दिन बहुत ज्यादा बारिश हुआ, किस दिन बारिश हुआ, तो इससे क्या होगा, बारिश के पानी के साथ साथ क्या है, ये फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये साथ में चले जाएंगे ना पानी में, ये साथ में मिलके जो है ये सारे केमिकल्स, ये सब तो केमिकल ही एक तरीके के, ये सारे केमिकल जाके हमारे आसपास जो नदी होगा उसके बगल में जाके मिल जाएंगे, वहां पे उसको पल्यूट कर देंगे। हाँ वो पल्यूट हो गया, अब समझ में आ रहा है, वो पीने लायक नहीं है पानी, उसको जो पी लोगे, एक गिलास निकाल के पी ले तो पीने लायक नहीं बचा है वो पानी। और अगर बात करें, जैसे मान लो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, एक आपका एक मरकरी की बात करी गई है, मरकरी एक मेटल होता है। तो कई बार ऐसा अक्सर होता है कि पेपर इंडस्ट्री में, जहाँ पे पेपर बन रहा होता है, पेपर मैन्युफैक्चर हो रहा होता है, तो पेपर इंडस्ट्री में मरकरी का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो अगर मान लो ये मरकरी भी, अगर मान लो, आपको तो पता है कि इंडस्ट्री वगैरह क्या करते हैं, अपना सारा डंप जो होता है, कूड़ा कचरा, तो पानी में ही फेंकते हैं सब, पीछे की तरफ से उनका एग्जॉस्ट पाइप होता है। तो आपके इंडस्ट्री में से मान लो, अगर पेपर इंडस्ट्री में से अगर ये मरकरी अगर पानी में जा रहा है, तो उसको पल्यूट कर दे रहा है। पता है, अगर मरकरी में आपका ये, अगर आपके पानी में, वाटर बॉडी में अगर ये मरकरी का क्वांटिटी बढ़ जाए, और इसको अगर हमने कंज्यूम कर लिया, तो हमको एक डिजीज हो सकता है जिसका नाम है मीना माटा डिजीज। क्या बोला मैंने, अगर ये मरकरी हमने कंज्यूम कर लिया पानी के थ्रू, तो हमें एक डिजीज होगा, कि बीमारी होगा, जिसका नाम है मीना माटा डिजीज। इस बीमारी में क्या होता है ना, कि आदमी का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जैसे ब्रेन की बात करें, वो एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो हमारा ब्रेन पूरी तरीके से हाईजैक हो जाता है। मतलब हमारी ब्रेन जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि सही से वर्क नहीं करती है वो। बात जब आपको,
तो आपने क्या देखा, अच्छा मरकरी से भी अब हमारा जो है वाटर पल्यूट हो सकता है, और ये जो है हम हमारे लिए बहुत हानिकारक है। और तो और समझ में आ रहा है बात आपको? तो ये सब कुछ रीजन है जिससे हमारा पानी, और तो कई बार क्या होता है ना कि कूड़ा कचरा फेंकने से कुछ हमारे बैक्टीरिया जो कि कोलेरा वगैरह को बेसिकली उनसे होता है। जैसे मान लो कोलेरा एक हमारा एक वाटर बॉर्न डिजीज है। कोलेरा एक बीमारी है जो कि पानी के कारण फैलता है। तो बेसिकली कोलेरा फैलता है एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है विब्रियो कॉलेरे। कोलेरिया जो हमारा कोलेरा होता है वो एक बैक्टीरिया से फैलता है जिसका नाम है विब्रियो कॉलेरे। तो वो कई बार जो है ना वो कूड़े कचरे में होता है, गंदगी में होता है। जैसे हमने गंदगी जब डंप किया पानी में, तो हो सकता है बैक्टीरिया भी चला जाए, और इस बैक्टीरिया के जाने से अगर हमने उस पानी को कंज्यूम कर लिया तो हमें कोलेरा भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? और ये कोलेरा बहुत दिक्कत पैदा करता है भैया। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि वाटर पोल्यूशन होने से क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। वाटर पोल्यूशन अगर है, अगर कोई पानी अगर पोल्यूटेड है, तो चांसेस है कि वहां से उस पानी में से जो डिजायरेबल सब्सटेंस जो है, अनडिजायरेबल नहीं बोला, डिजायरेबल काम की चीजें, जो काम की सब्सटेंसेस है वो भी वहां से गायब होनी शुरू हो जाए। जैसे मान लो यहाँ पे हम बात करेंगे O2 की, डिजोल्व्ड O2 की, जिसको DO भी बोलते हैं। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन होना तो अच्छा है भैया, और पानी में अगर ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड है तो ये तो वहां के जो भी एक्वाटिक प्लांट्स होंगे, एक्वाटिक एनिमल्स होंगे, उनके लिए तो अच्छा है भैया, उनको सांस ब्रीदिंग कर पा रहे हो। लेकिन अगर मान लो कि किसी कारण से अगर ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की कमी होने लगे, अगर कमी होने लगे पानी में, तो उनको तो दिक्कतें पैदा होगी, है ना? इससे उनको दिक्कतें आएगी, और दिक्कतें आ सकती है कब? जब वाटर पोल्यूशन बढ़ने लगे, है ना, जब बहुत ज्यादा पोल्यूशन होने लगे तो ये O2 की लेवल कम सकती है, जिनसे कारण क्या है कि एक्वाटिक प्लांट, एक्वाटिक एनिमल हो सकता है कि वो सर्वाइव ना कर पाए। समझ में आ रहा है बात आपको? और देखो कई बार वाटर पोल्यूशन होने से ना एक सडन चेंज आ जाता है टेम्परेचर में। देखो होता क्या है ना कि जैसे टेम्परेचर चेंज की बात करें तो कुछ इंडस्ट्रीज क्या करते हैं कि उनको कुछ अगर प्रॉपर एक मैन्युफैक्चरिंग करना हो, कुछ अगर है ना रॉ मटेरियल लेके आए, उनको कुछ मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो क्या करते हैं, नदी में से पानी निकालते हैं, उस ठंडे ठंडे पानी का, उस कोल्ड वाटर का यूज करते हैं, और बाद में क्या है कि हॉट वाटर को फेंक देते हैं पानी में। कोल्ड वाटर लिया, उसका यूटिलाइज किया, जब वो पानी फिर गर्म हो गया, किसी काम में जब आया, तो पानी जब गर्म हो गया तो उसको वापस से क्या किया, पानी में डाल दिया, उसी पानी में। तो होता है क्या, टेम्परेचर में चेंज आ गया, पहले पानी ठंडा था, पानी गर्म हो गया। अब होता क्या है, जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनकी एक भैया, देखो किसी का भी तो लिमिट है ना, हम एक इतना टेम्परेचर में रह सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम कहीं पे रह रहे हैं, वहां पे टेम्परेचर किसी दिन 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो रह पाओगे? नहीं रह पाओगे, इतना 50 डिग्री बहुत होता है भैया, 40 में ही हालत खराब हो जाता है। समझ में आ रहा है बात आपको? तो मतलब क्या है कि हमारी सर्वाइव करने की बॉडी की एक पर्टिकुलर लिमिट होती है। अगर वहां पे भी क्या है कि अगर पानी में अगर टेम्परेचर बढ़ जाए बहुत ज्यादा, तो वहां पे एक्वाटिक एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, एक्वाटिक प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है बात आपको? और तो और क्या होता है ना कि टेम्परेचर बढ़ने से भी क्या है कि ऑक्सीजन लेवल घटती है। हाँ कैसे आप बोलोगे? देखो हमने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, आपको शायद याद हुआ कि नहीं हुआ, कि केमिस्ट्री में हमने क्या देखा था, सल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस ऑन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। क्या बोला मैंने? ये आपके बायोलॉजी में नहीं है, थोड़ा सा बता दिया मैंने। बेसिकली होता क्या है ना कि अगर आप मान लो एक 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 कोई लिक्विड है, उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, नीचे से बीकर से हीट करोगे, उसमें जितना भी ऑक्सीजन डिजॉल्व था वो धीमे धीमे करके वहां से बाहर निकलना शुरू कर देंगे। मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सल्यूबिलिटी, उनकी घुलने की क्षमता, किसकी घुलने की क्षमता, गैसेस की पानी के अंदर, किसी भी लिक्विड के अंदर घुलने की क्षमता वो कम होने लगती है। इसलिए क्या टेम्परेचर ज्यादा होने से एक तो भैया गर्मी से मरेंगे, साथ साथ की टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। तो कहाँ जाए कहाँ ना जाए, तो देख रहे हो हर जगह से दिक्कत ही है उनका। टेम्परेचर बढ़ने से एक तो गर्मी से मर गया, और गर्मी से नहीं बढ़ा तो क्या है, ऑक्सीजन की कमी से मर गया। देख रहे हो? इसलिए क्या है कि हमें वाटर को पल्यूट नहीं करना चाहिए। हमें सारे जगह को, अपने सिर्फ वाटर को ही नहीं, लैंड की बात करें, एयर की भी बात करें, हमें उसको जो है पॉल्यूशन फ्री रखना है, बिल्कुल प्रदूषित नहीं करना है उसको। बात जमा देखते हैं। तो वेदरिंग के ऊपर बात करते हैं। वेदरिंग सबसे पहले समझते हैं कि सॉइल बनता कैसे, मिट्टी की बात करते हैं कैसे बनता है वो। तो जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, पत्थर जो जब टूट जाते हैं तो हमारा वो मिट्टी बन जाता है। सिंपल है, पत्थर टूटते हैं तो मिट्टी बनते हैं। अब देखो ये पत्थर टूटना कोई एक दो दिन का प्रोसेस नहीं है। एक एक छोटे से पत्थर को भी टूटने में जो है ना करीबन जो है लाखों साल लग जाते हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं पत्थर को टूटने में। अब जो पत्थर टूटता है उसमें तीन तीन प्रोसेस इन्वॉल्व है। ये तीन तरीके से वो पत्थर टूट सकता है। वो क्या क्या है? एक तो या तो फिजिकल फैक्टर से टूटेगा वो, दूसरा या तो केमिकल तरीके से टूटेगा, तीसरा बायोलॉजिकल तरीके से पत्थर टूटेगा। देखो फिजिकल तरीका क्या है कि बहुत तेज कड़कती धूप उस पर पड़ रही है, उस पर जो है ना बहुत तेज जो है हवा उस पे स्ट्राइक, लगातार जो हवा उस पे टकरा रही है, उसके कारण टूट सकता है वो। उस पे बारिश की पानी, या मान लो अगर पत्थर हमारा नदी के अंदर है, समुद्र के अंदर है, तो उसका बहाव से, उसके फ्लो के कारण उस पे फोर्स लग रहा है, तो इन सब कारणों से अगर टूट रहा है पत्थर, तो उसको बोलेंगे कि फिजिकल कारणों से टूट रहा है। अगर केमिकल कारणों की बात करें पत्थर का टूटने का, तो केमिकल में क्या है कि जैसे मान लो जैसे कुछ होते हैं, जैसे हमारे लाइकेंस की बात करें, आगे देखेंगे ये सब चीज के लाइकेंस हमारा होता है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, या मॉस की बात करें, हमारा एक प्लांट होता है मॉस, वो सब अगर हमारे पत्थरों के ऊपर ग्रो करते हैं ना, तो पत्थरों के ऊपर ग्रो करने से क्या करते हैं, कुछ सब्सटेंस रिलीज करते हैं, कुछ केमिकल रिलीज
मिक्स करते हैं जिससे कि वो पत्थरों को तोड़ देते हैं उससे। तो ये आता है केमिकल प्रोसेस के ऊपर। और अगर बात करें बायोलॉजिकल प्रोसेस के ऊपर, इसमें क्या है कि कुछ हमारे पेड़ होते हैं, जो पेड़ों के जड़ होते हैं ना, तो पेड़ों के जड़ जो है वो क्या करते हैं कि पत्थरों को चीर के निकल जाते हैं। कि पत्थरों के बीच से अगर पेड़ के जड़ निकल जाते हैं चीर के, तो उससे भी क्या है कि उनमें दरार पड़ जाते हैं पत्थर में, और ओवर द टाइम वो क्या हो जाता है, मिट्टी में बदल जाता है। ये तीनों को अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे चल के, आराम से बताएंगे सब कुछ। ये बस इतना पकड़ो कि वेदरिंग क्या है। वेदरिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि हमारा एक रॉक वो चेंज हो जाता है, ब्रेक डाउन होता है सॉइल में ड्यू टू फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। और इस प्रोसेस को होने में लगभग लाखों साल लग जाते हैं, एक दो दिन का प्रोसेस नहीं है भैया। आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि हमारा टॉप सॉइल क्या होता है। देखो सॉइल कैसे बनता है ये हमने देख लिया। अब थोड़ा सॉइल के ऊपर कुछ बातें करते हैं। देखो टॉप सॉइल बताने के लिए मैं आपको बता दूं कि जो हमारी मिट्टी होती है ना, मिट्टी को अलग अलग लेयर में डिवाइड किया गया है। अगर मैं आपको ओवरऑल दिखा दूं, बेसिकली होता क्या है, सबसे ऊपर की जो मिट्टी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप सॉइल बोलते हैं ना। सबसे ऊपर वाली मिट्टी को टॉप सॉइल बोलते हैं। उसके बाद वाली जो मिट्टी आती है, उसके नीचे वाली जो मिट्टी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब सॉइल। तो क्या बोलते हैं, बेसिकली इस रीजन को बोलते हैं। इस रीजन में जो भी मिट्टी आएगा है ना, उस रीजन वाले को सब सॉइल बोलेंगे है ना। यहाँ पे जो भी मिट्टी होगा उस रीजन वाले को टॉप सॉइल बोलेंगे। और उसके बाद फिर हमारा आता है यहाँ पे पेरेंट रॉक। इसके बाद आता है पेरेंट रॉक। और उसके बाद नीचे में आते हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर रहते हैं यहाँ पे, यहाँ ना बहुत बड़े बड़े पत्थर एक साथ ऐसे रहते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेड रॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेड रॉक। तो ये बेसिकली क्या है, मैंने यहाँ पे सॉइल का लेयर्स बनाया है। ये जो देख रहे हैं ना सबसे ऊपर, जो आप टॉप सॉइल देख रहे हो, इसी टाइप्स अभी जो हम बात कर रहे हैं वो टॉप सॉइल के ऊपर यही है। तो बेसिकली टॉप सॉइल में क्या होता है ना, कि जितने प्लांट्स हमारे होते हैं, जो भी प्लांट के जड़े जो होते हैं ना, वो टॉप सॉइल तक रह जाते हैं। छोटे छोटे प्लांट जो होते हैं भैया, पौधे, उनके जड़े जो है टॉप सॉइल तक रह जाते हैं। बाकी पेड़ों की जड़ की बात करें, बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं उनके जड़ तो काफी बड़े बड़े होंगे, तो पेड़ के जो जड़ होते हैं ना, वो हमारे सब सॉइल तक पहुंचते हैं। हमारे सब बाकी जो है पेरेंट रॉक और ये बेड रॉक, इन रीजन में जो है हमारा कोई भी जड़ नहीं पहुंचता है। बात जमा आपको। तो ये था हमारा टॉप सॉइल। बेसिकली इसके ऊपर जो हम जो रह रहे हैं, जिस क्रस्ट के ऊपर, वो तो टॉप सॉइल ही तो है ना। अभी जिस मिट्टी पे हम खड़े हैं जहाँ पे, तो वो भी तो हमारा टॉप सॉइल, ऊपर का लेयर की बात करें, सबसे ऊपर जो टॉप सॉइल होता है ना। अब देखो यहाँ पे थोड़ा टॉप सॉइल के बारे में बात करते हैं और चीजें। टॉप सॉइल जो है उसमें ह्यूमस होता है भैया। ह्यूमस होता है, उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है ना। इससे क्या है कि वहां, इससे क्या है कि टॉप सॉइल में जो भी प्लांट्स हमारे ग्रो कर रहे हैं उनको बहुत मदद मिलता है। देखो ह्यूमस क्या है मैं थोड़ा बता दूं। देखो ह्यूमस समझते हैं क्या होता है। ह्यूमस जो है ना, वो बनता है डेड प्लांट्स और एनिमल से। अगर कोई प्लांट डेड हो गया, अगर कोई प्लांट मर जाए, प्लांट का मरना मतलब क्या, प्लांट का सूखा पड़ जाना, जिससे कि वो मिट्टी में मिल जाता है। अगर एनिमल भी मर जाए, तो क्या है कि प्लांट के मरने से, एनिमल के मरने से, जब वो पड़े रहते हैं जमीन पे, तो उस पे क्या है, अलग अलग जैसे बैक्टीरिया हो गए, कुछ फंगी हो गए, तो ये सब अटैक करते हैं, तो उनको अटैक करके और तोड़ देते हैं छोटे छोटे पीसेस में। जब वो टूट जाते हैं तो मिट्टी में मिल जाते हैं। मिट्टी में जब ये मिलते हैं ना, ये डेड प्लांट और डेड एनिमल्स, तो ये क्या बनाते हैं, ह्यूमस बनाते हैं। ह्यूमस को बनाते हैं। और ये ह्यूमस जो है बेसिकली डार्क कलर का होता है। ये ह्यूमस डार्क कलर का होता है। देखो आपने कई बार देखा होगा ना कि मिट्टी को जब खोदते हैं ना, कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा, मिट्टी को जब खोदते हैं तो कुछ देर खोदोगे, देखिएगा वो आप देखोगे ऊपर में ही आपको थोड़ी मिट्टी काली काली दिखेगी। बेसिकली ऊपर कलर कुछ और था मिट्टी का, जब खोदना शुरू किया कुछ कुछ फीट जो अंदर गया, तो आपको जो है काली काली मिट्टी दिखती है। बेसिकली वो काला काला जो मिट्टी दिख रहा है उसमें बेसिकली ह्यूमस होता है, कि ह्यूमस के कारण जो है मिट्टी वो काली पड़ जाती है। बात जब आपको, तो हम क्या देख रहे हैं, हमारा जो टॉप सॉइल है, जो सॉइल का सबसे ऊपर लेयर है, उसमें हमको ह्यूमस देखने को मिलता है। और ह्यूमस होने से ये प्लांट के लिए प्लस पॉइंट है। बिल्कुल, अगर ह्यूमस होगा तो प्लांट को बढ़ने में मदद मिलेगा। ठीक है, इसको देखेंगे आगे इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमस को। यहाँ देखो आप, अब समझते हैं कि इंपॉर्टेंस ह्यूमस का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, देखते हैं। ह्यूमस क्या करता है, सॉइल को पोरस बनाता है भैया। पोरस मतलब क्या, कि सॉइल के बीच में स्पेस बना देता है। वो जो अंदर में जितनी मिट्टी होगी उसके बीच में स्पेस रखना जरूरी होता है। तो स्पेस बनाने का काम हमारा ह्यूमस करता है। और चूंकि स्पेस बना देता है सॉइल के बीच में, है ना, अगर हमारी सॉइल होगी, मान लो अंदर के दिखा रहे हैं ग्राउंड ग्राउंड के नीचे का, तो मान लो अगर ऐसे जो सॉइल होगा उनके बीच में अगर स्पेस बना देगा हमारा ह्यूमस, तो इसके इसके थ्रू क्या होगा, आराम से हमारा वाटर या एयर वो पास कर पाएगा, है ना। अगर हवा को पास करना हो या पानी को पास करना हो, तो इसके थ्रू जो है आराम से वो पास कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि पेनिट्रेशन ऑफ वाटर और एयर इसको बढ़ा देता है ह्यूमस। और अगर बात करें ह्यूमस, मेनली ह्यूमस क्या काम कर रहा होता है, ह्यूमस जो है वो फर्टिलिटी को बढ़ाता है। सॉइल की फर्टिलिटी को ह्यूमस बढ़ा देता है। देखो फर्टिलिटी बढ़ाना मतलब क्या, कि सॉइल में मिनरल्स को बढ़ा देना। समझ में आ रहा है। जैसे हमने क्या देखा, डेड प्लांट्स और एनिमल्स जब मरते हैं तो वो ह्यूमस बनाते हैं। तो डेड प्लांट्स और एनिमल्स के बॉडी में मिनरल्स तो होगा ना, अलग अलग टाइप के मिनरल्स होंगे, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, है ना, नाइट्रोजन, अलग अलग टाइप के हमारे क्या होंगे, मिनरल्स होंगे। तो वो सारे मिनरल्स के अल्टीमेटली हमारे जमीन में जाके मिलेंगे। जब ह्यूमस बनाएंगे तो ह्यूमस में होगा सारे मिनरल्स। तो इन मिनरल्स के होने से क्या है कि प्लांट को फायदा मिलता है। प्लांट को फायदा मिलता है, उनको जैसे क्या, हमको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए। हम खाना खाते हैं तो हमको कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलता है। उस तरीके से इनको भी जो मिनरल्स चाहिए होता है प्रॉपर तरीके से ग्रो करने के लिए। समझ में आ रहा है। कई बार क्या होता है ना कि सॉइल में से कुछ मिनरल्स खत्म हो जाते हैं। मान लो अगर सॉइल में, मान लो अगर नाइट्रोजन खत्म हो गया, या सॉइल में मान लो अगर पोटेशियम खत्म हो गया, सोडियम खत्म हो गया ना, प्रॉपर तरीके से प्लांट ग्रो नहीं कर पा रहा है, इसलिए क्या करते हैं ना फार्मर्स लोग, देखो कि फर्टिलाइजर स्प्रे कर देते हैं, है ना। फर्टिलाइजर वगैरह स्प्रे करने से क्या होता है कि वो जो भी मिनरल की कमी है उस मिनरल को फुलफिल करने के लिए क्या करते हैं, फर्टिलाइजर को छिड़क देते हैं। समझ में आ रहा है बात आपको। आगे देखते हैं। अब थोड़ा समझते हैं कि किन किन फैक्टर से सॉइल बनता है।
देखो मैंने आपको बताया ना कि सॉइल बनने के लिए 3 फैक्टर की जरूरत पड़ता है। जब भी एक पत्थर टूटता है तो उसको टूटने में 3 प्रोसेसेस का रोल होता है, एक फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। तब उसको समझेंगे और अच्छे से कि अगर सन के थ्रू टूट रहा है, सन के तरीके से टूट रहा है, या अगर प्लांट की हेल्प से टूट रहा है, या मान लो अगर हवा की हेल्प से टूट रहा है पत्थर, तो इसको बोलेंगे कि हमारा पत्थर फिजिकल तरीके से टूटा। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, सब ये बताएंगे आगे, अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के चलते अगर पत्थर टूट रहा है तो बोलेंगे कि वो हमारी केमिकल तरीके से टूट रही है। अगर जो है आप देखोगे कि ट्री के रूट से कारण टूट रहा है कि ना, उसके पेड़ की जड़ इतनी बड़ी हो गई, इतनी मोटी हो गई है, उसके कारण क्या है कि वो पत्थरों में छेद कर दे रही है, क्रैक ला दे रही है। इससे क्या होता है, ओवर द टाइम पत्थर हमारा टूट जाता है। देखते समझते हैं थोड़ा अच्छे से। अब देखते हैं कि सन किस तरीके से मदद करता है। सन किस तरीके से मदद करता है हमारे रॉक को ब्रेक करने में। देखो होता क्या है ना कि किसी भी बॉडी की ये प्रॉपर्टी होती है, किसी भी बॉडी की, है ना, कि अगर उसको हीट किया जाए ना तो वो एक्सपैंड करता है, फैलता है। कोई सा भी बॉडी उसको अगर हीट करते जाए, ऑल्दो आपको दिखता तो है नहीं, मान लो मेरे पास अगर क्रिकेट बॉल है, उसको अगर मैं हीट कर रहा हूँ लगातार, उसको जब मैं हीट कर रहा हूँ तो आपको वो चेंज देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन कुछ परसेंट जो है, एक आधा परसेंट, कुछ मान लो पॉइंट में ही कुछ परसेंट जो है उसका एक्सपैंड हो रहा होता है, ऑल्दो आपको नेकेड आई से नहीं दिखता है। हाँ, लेकिन ये कंफर्म है कि एक्सपैंड करने पे हर चीज फैलती है, बाहर की तरफ फैलेगी, है ना। तो तो इसका मतलब अगर मान लो हमारा पत्थर अगर है, हमारी अगर रॉक हो, है ना, रॉक अगर होगी तो डे टाइम में उस पर सन का हीट पड़ेगा लगातार, डे टाइम में सन का हीट पड़ेगा। इसी कारण क्या होगा, हमारी रॉक जो है वो एक्सपैंड करेगी, बाहर की तरफ फैलेगी, वो बाहर की तरफ ऐसे करके फैलेगी। और इसका उल्टा होगा रात में, है ना, नाइट टाइम में क्या होगा, क्योंकि दिन में तो एक्सपैंड कर रहा है, नाइट में करेगी वो कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब अब वो आपस पास पास आएंगे, दिन में दूर दूर गए थे, रात को पास पास आएंगे। तो जब ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली होते रहता है, ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन लगातार जब होते रहता है, इससे कारण क्या होता है कि हमारे पत्थरों में दरार आ जाता है, क्रैक्स आ जाता है। समझ में आ रहा है, पत्थरों में आ जाता है क्रैक्स, और इन्हीं क्रैक्स के होने के कारण क्या पत्थर हो जाता है कमजोर। और एक दिन का प्रोसेस तो है नहीं, लाखों सालों में क्या होता है, यही कंटिन्यूअस क्रैक आने के कारण हमारा वो रॉक जो है छोटे छोटे पीसेस में बदल जाता है, जिसको हम लोग सॉइल बोलते हैं। बात जब आपको तो देखा आपने सॉइल हमको सन किस तरीके से मदद कर रहा है पत्थरों को तोड़ने में, वेदरिंग करने में। आगे देखते हैं। अब देखते हैं वाटर कैसे हेल्प करता है। देखो पानी दो तरीके से पत्थरों को तोड़ने में मदद करता है, दो तरीके से। एक क्या है कि जैसे हमने क्या देखा कि सन के कारण, जो सन उसको दिन में गर्म कर रहा है, रात इसी कारण क्या एक्सपैंड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है रात के समय, तो हमने क्या देखा कि उसमें क्रैक आ जाता है। कई बार क्या है ना, इस क्रैक में पानी भर जाता है। मान लो बारिश हुआ काफी ज्यादा, तो बारिश के होने से क्या है कि अगर जब पत्थरों में जो क्रैक बना है सन के कारण, उस क्रैक में पानी भर जाता है, या तो बारिश के पानी से, या मान लो हमारा पत्थर जो है वो नदी के अंदर है, समुद्र के अंदर है, तो नदी के पानी के कारण अंदर में क्रैक में पानी भर जाता है। तो इससे क्या होगा, ये क्रैक से ये होगा कि आपको पता है कि लिक्विड क्या करता है, लगातार जो है अपना चारों ओर जो है प्रेशर क्रिएट करता है। लिक्विड हमेशा अपने अपने वॉल्स में जो है हर समय प्रेशर क्रिएट करते रहता है। एक तो ये प्रेशर के कारण, और क्या होगा अगर लिक्विड अगर जम जाएगा, अगर मान लो ये लिक्विड जो है ठंड के समय में क्या हो गया, फ्रीज कर गया, है ना, जम गया, तो जमने से भी क्या होगा, अगर ये मान लो लिक्विड अगर फ्रीज हो गया तो इसको ज्यादा स्पेस चाहिए भैया, इसको ज्यादा स्पेस चाहिए ना। तो स्पेस चाहिए मतलब क्या कि ये उस पत्थर को वाइडन कर देगा। वाइडन मतलब क्या कि पत्थर को चौड़ा कर देगा। देखो चौड़ा करना मतलब क्या, उसमें क्रैक क्रिएट कर रहा है ना। अगर लिक्विड को फ्रीज कर दोगे वो बर्फ बन जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या करेगा, वो उसको पत्थर को जो है चौड़ा करने में, उसको क्रैक क्रैक लाने में मदद कर रहा है ना। तो आप क्या देख रहे हो, लिक्विड के प्रेशर के कारण, या जब लिक्विड जब फ्रीज हो जा रहा है तो उसको वाइडन कर रहा है पत्थरों को, इस सबसे क्या है उसमें भी क्रैक आ जाता है। और इसी क्रैक से फिर ओवर द टाइम क्या है कि वो हमारा लाखों सालों बाद जो है वो सॉइल में चेंज हो जाता है। बात जब आपको पानी जो है तो एक और तरीके से मदद करता है कि जैसे मान लो अगर नदी वगैरह के बीच में देखते हो कि बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, नदी वगैरह के बीच में बड़े पत्थर, छोटे पत्थर काफी सारे होते हैं। जब नदी फ्लो कर रहा होता है, नदी का पानी, समुद्र का पानी जब फ्लो कर रहा होता है, तो उसके रास्ते में जो भी आता है, जो भी पत्थर वगैरह आता है, देखते हो कि उसको साथ में लेते हुए चलता है, क्योंकि उसका बहाव इतना तेज होता है ना। समुद्र वगैरह पानी की बात करें, बहाव इतना तेज होता है कि वो पत्थरों वगैरह को भी साथ में लेते हुए चलती है। तो होता है क्या है ना, उनके बीच में फ्रिक्शन होता है, रगड़ होता है। यहाँ देखो क्या बोल रहा है कि वो क्या होते हैं, हमारे पानी, नदी की पानी और पत्थर का सरफेस क्या हमेशा कंटिन्यूअसली रब करते रहते हैं। तो रब करते करते घिसते 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 क्या है कि लाखों सालों बाद क्या करते हैं, वो पत्थर अल्टीमेटली सॉइल बन जाता है। इसलिए तो आप देखिए ना कि नदी वगैरह में मिट्टी कहाँ से आती है, क्या हमने जाकर डाला क्या मिट्टी, नहीं। वो मिट्टी अल्टीमेटली एक समय में पत्थर रहा होगा, बड़े बड़े पत्थर रहे होंगे। वही बड़े बड़े पत्थर क्या है कि टूट गए, चूंकि कंटिन्यूअस जो है पानी का फोर्स उस पर लग रहा था, इसी कारण टूटने के कारण क्या है कि अब वो सॉइल बन गया है। बस जमा आपको, तो इन दोनों तरीके से क्या है कि हमारा वाटर जो है वो सॉइल बनाने में मदद कर रहा है रॉक से। आगे देखते हैं। अब देखते हैं हवा कैसे मदद कर रहा है, विंड की बात करते हैं। तो विंड का बहाव जब इतना तेज होता है, मान लो अगर स्टॉर्म आ गया, मान लो स्टॉर्म आया, काफी तेजी से विंड बह रही हो, तो उसके कारण क्या होता है ना, स्ट्रांग विंड के कारण वो अपने साथ क्या करती है, आपने देखा भी है, जब जब तेज तूफान आता है तो विंड क्या करता है, अपने साथ जो है जितना भी डस्ट वगैरह होता है, धूल होता है, उसके आसपास जो भी रेत होगी, सैंड वगैरह, सबको लेते हुए जाता है। तो क्या होता है ना कि जो पत्थर जो होती है, जब इस विंड के रास्ते के बीच में आती है, तो विंड के साथ क्या है, सारे सैंड के पार्टिकल्स जा रहे हैं,
सैंड के पार्टिकल्स, डस्ट के पार्टिकल्स, विंड के पार्टिकल, विंड के साथ जा रहे हैं। जब भी टकराते हैं ना सैंड के पार्टिकल, डस्ट के पार्टिकल, तो इसके टकराने से, लगातार टकराने से क्या है कि एक समय बाद जो है ये पत्थरों को तोड़ देते हैं, उसको सॉइल बना देते हैं। देखो ये सुनने में जो है ना मजाक लग रहा है ना कि हवा भी तोड़ सकता है क्या पत्थरों को, इसलिए मैंने आपसे कहा ना कि एक दिन का प्रोसेस नहीं है ये देख के लग रहा है कि क्या ही हवा तोड़ देगा, लेकिन एक दिन की बात नहीं है ये। जब लगातार, जब आपको लाखों सालों तक रिपीट होता है ये चीजें, तो लाखों सालों तक जब स्ट्राइक करते रहता है हवा का, जब इतना ज्यादा फोर्स के कारण, जब विंड स्ट्राइक करता है, जब विंड जो कैरी कर रहा है सैंड को, वो जब टकराती है, तो ओवर द टाइम क्या है कि लाखों साल में पत्थर टूट जाता है। और ये देखा भी गया। समझ में आ रहा बात आपको? तो विंड भी हमारा हेल्प करता है वेदरिंग करवाने में। आगे देखते हैं। तो ये सब हमने जो भी बात करी, सन के कारण, वाटर के कारण, विंड के कारण, ये सब हमारी फिजिकल प्रोसेसेस थी, है ना, वेदरिंग करवाने में। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, कि जो जैसे बात करें लाइकेंस की बात करें या मॉस की बात करें, वो किस तरीके से जो है हमारा हेल्प कर रहे हैं वेदरिंग में। ये आता है हमारा केमिकल प्रोसेस के अंदर। देखते हैं। देखो आपको तो लाइकेंस पता ही होगा, मैंने पहले बता रखा है। हमने क्या देखा है कई बार जो है पेड़ों के छिलकों में देखा होगा, ट्री जो होते हैं, ये हमने पत्थरों के ऊपर क्या देखे हो, हरे हरे कलर का पैचेस लग जाते हैं। देखा ना कई बार आपको हरे हरे कलर के जो है पैचेस लग जाते हैं। बेसिकली क्या होते हैं वो, अगर लाइकेंस की बात करें तो उसमें हमारा एल्गी और फंगाई, ये दो चीजें होती है। एल्गी और फंगाई दो हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो कि लाइकेन को बनाते हैं, और ये हमारे पेड़ों पे उग जाते हैं। पेड़ों पे बात करें, है ना, पत्थरों पे बात करें, उसके ऊपर जो है ये उग जाते हैं। अब देखो ये लाइकेंस वगैरह करते हैं क्या है ना, कि ओवर द टाइम क्या करते हैं, ये कुछ सब्सटेंस, कुछ केमिकल्स को रिलीज करते हैं। पत्थर के ऊपर अगर लाइकेंस होगा तो वो क्या करेंगे कि वो क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स को रिलीज करते हैं। उस केमिकल के रिलीज करने के कारण क्या होता है कि ये पत्थर टूट जाता है ना। ये केमिकल जो इतना पावरफुल होता है कि इस पत्थरों केमिकल के कारण भी जो है कुछ मिलियन सालों बाद, जो मिलियंस ऑफ ईयरों के बाद क्या होता है कि वो टूटना शुरू कर देता है और ये पत्थर सॉइल में बदल जाता है। बात जमा आपको, यही काम हमारा मॉस भी करता है। मॉस की बात करें तो मॉस भी हमारा एक क्या है, एक प्लांट है, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। प्लांट भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही होता है ना भैया, तो प्लांट्स आर आल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अगर मॉस की बात करें, वो भी हमारा एक प्लांट है, वो भी हरे कलर का होता है। तो आपने मॉस को देखा होगा, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं हमारे, पत्थरों के ऊपर क्या होता है कि पूरा देखिए होगा हरे 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 कलर का जो है कवरिंग होता है। कई बार आपने देखा होगा कि पूरा पत्थर जो है ये बेसिकली लाइकेन की तरह ही होता है। जैसे लाइकेन हरा हरा होता है, वैसे मॉस भी हरा हरा होता है पूरा, ठीक है, पत्थरों को कवर करके रखता है। तो मॉस भी क्या करता है ना कि लाइकेन की तरह ये भी कुछ केमिकल्स छोड़ता है, कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, जिसके कारण क्या है कि वो पत्थरों को तोड़ देते हैं और वो पत्थर टूट के जो है सॉइल बन जाता है। बात जब आपको और तो और देखो क्या दिखा गया, तो ये दोनों जो मैंने बताया, जो मैंने मॉस के बारे में बताया, जो मैंने लाइकेंस बताया, ये तो हमारे आ गए किसके अंदर, केमिकल प्रोसेस के अंदर, कि केमिकल प्रोसेस से हमारा जो है वेदरिंग हो रहा है। अब ये लास्ट वाला जो बताएंगे, ये वाला कॉलम जो दिख रहा है आपको, ये हमारी आ जाएगी बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर। इसमें क्या हो रहा है देखो, जो बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज जो होते हैं, उनकी जो रूट्स होती है भैया, तो काफी लंबी लंबी होती है, काफी लंबी काफी चौड़ी होती है। तो उनके रूट्स इतने लंबे इतने चौड़े होते हैं, तो वो क्या होते हैं ना कि पत्थरों को भी चीर देते हैं, पत्थरों को भी चीर देते हैं। जब से टकराते हैं पत्थरों से, तो पत्थरों के बीच में क्या है, क्रैक आ जाता है। पर जब पत्थरों के थ्रू स्ट्राइक करते हैं तो उनके बीच से ये चीर के निकल जाते हैं, ये रूट्स है ना इतने। तो इससे क्या होता है कि जब क्रैक्स आ जाता है उनके बीच में, तो ये क्रैक्स धीमे धीमे करके बढ़ता रहता है। क्योंकि आपको पता है रूट्स तो कंटिन्यूअसली बढ़ता रहेगा, प्लांट का रूट तो कंटिन्यूअसली क्या बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। इससे क्या क्रैक भी बढ़ता रहेगा, है ना, कि रॉक के बीच में क्रैक बढ़ता रहेगा। और लाखों सालों बाद क्या होता है कि ये फिर चेंज कर जाता है किसमें, सॉइल में। बात जमा आपको, तो ये सारे 3 प्रोसेस थे जिससे कि हमारा वेदरिंग हो पा रहा है, बड़ा पत्थर जो है एक सॉइल में चेंज हो पा रहा है। ठीक है, मजा आया? आगे देखते हैं। अब समझते हैं कि हमारे सॉइल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें देखने को है। वो क्या है देखो, देखो सॉइल में किस टाइप का मिनरल्स होगा। देखो सॉइल में तो मिनरल्स होंगे, मैंने पहले बताया, क्योंकि सॉइल में ह्यूमस होता है और ह्यूमस तो मिनरल्स देगा ही भैया। तो उस सॉइल में किस टाइप का मिनरल्स होगा, ये डिपेंड करता है कि वो किस रॉक से बना है। पत्थरों के टूटने से ही सॉइल बनता है। अब कौन से पत्थर के टूटने से वो सॉइल बना है, ये डिपेंड करता है उसमें किस टाइप का मिनरल्स होगा। जैसे मान लो 3 टाइप के पत्थर होते हैं ना, जैसे मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक, एक होता है सेडिमेंट्री रॉक। जैसे मैं अगर बात करूं, जो मार्बल्स होते हैं ना, मार्बल्स, आपने मार्बल देखा हुआ, जिससे क्या टाइल्स वगैरह लगाते हैं, वो मार्बल्स हो गया। या अगर मैं स्लेट की बात करूं, जिस स्लेट पे लिखते थे बच्चों में हम लोग स्लेट से, वो स्लेट हो गया या मार्बल हो गया। और भी काफी एग्जांपल्स है। तो ये सब कुछ पत्थर है जो कि मेटामॉर्फिक रॉक में आते हैं। ये सब हमारे मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल है ना। अगर मैं आपको जो है सेडिमेंट्री रॉक की बात करूं, जो हमारे सेडिमेंट्री रॉक होते हैं, तो आपने देखा होगा जो हमारा लाइमस्टोन होता है, सैंडस्टोन होता है ना, वो एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री रॉक का। ये सब तो अलग अलग टाइप के पत्थर होते हैं। अब देखो अगर मैं बात करूं, जैसे लेट से हमारा एक सॉइल है, हमारी एक सॉइल है, अगर वो मेटामॉर्फिक रॉक से बनी है, मेटामॉर्फिक रॉक के टूटने से अगर वो बनी है, तो उसमें कौन सा मिनरल्स होगा ज्यादा। तो मेटामॉर्फिक रॉक में होते काफी सारे मिनरल्स हैं, लेकिन जो ज्यादा परसेंटेज में होता है वो होता है उसके अंदर मैग्नीशियम और आयरन। मेटामॉर्फिक रॉक की बात कर रहा हूं। तो अगर एक सॉइल मेटामॉर्फिक रॉक से बना है, तो उसमें मैग्नीशियम और आयरन, ये दोनों मिनरल्स ज्यादा होंगे। बात जब मैं आपको, अगर कोई रॉक मान लो हमारी सेडिमेंट्री, कोई अगर हमारी सॉइल वो अगर सेडिमेंट्री रॉक से टूट के बनी है, तो सेडिमेंट्री रॉक में भी काफी सारे मिनरल्स होते हैं, लेकिन जो ज्यादा परसेंटेज में होता है वो होता है हमारा कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। ये तीनों जो है ज्यादा परसेंटेज में, तीनों मिनरल्स जो है हमारे
सेडिमेंट्री रॉक के अंदर होते हैं। तो अगर सेडिमेंट्री रॉक के टूटने से अगर सॉइल बन रहा है तो सॉइल में भी जो है कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों मिनरल्स ज्यादा रहने वाले हैं। बात जब आपको तो समझ में आ गया ना। अब कुछ और बातें देखते हैं। अब देखो सॉइल हमारा किस टाइप का होगा ये डिपेंड करते हैं कि उसका पार्टिकल साइज क्या है। देखो सॉइल आपको पता है ना, अलग अलग टाइप के सॉइल होते हैं भैया। जैसे मैं बात करूं, अगर हमारी सैंडी सॉइल होती है, सिल्ट सॉइल होती है, क्ले सॉइल, अलग अलग टाइप की सॉइल होती है ना। अरे क्ले सॉइल जिसको चिकनी मिट्टी बोलते हैं ना, क्ले वाली सॉइल जो होती है क्ले सॉइल। अगर बात करें सिल्ट सॉइल की, जिसको हम लोग बालू बोलते हैं, बालू जानते हो ना, सिल्ट सॉइल को बालू बोलते हैं, और सैंडी सॉइल को तो हम लोग क्या बोलते हैं, रेत बोलते हैं। तो जो अलग अलग टाइप के सॉइल होते हैं, तो सॉइल किस टाइप का होगा डिपेंड करते हैं कि उसके पार्टिकल का साइज क्या है। जैसे अगर साइज के ऊपर बात हो रहा है, मैं बता दूं, जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं ना, सैंड के पार्टिकल्स वो थोड़े बड़े बड़े होते हैं। सैंड के पार्टिकल्स होते थोड़े बड़े बड़े होते हैं। अगर मैं बात करूं सिल्ट की पार्टिकल्स की, तो वो थोड़े छोटे होते हैं एज कंपेयर टू सैंड के पार्टिकल्स, ये थोड़े छोटे होते हैं। और क्ले के पार्टिकल और भी छोटे होते हैं, क्ले के पार्टिकल हमारे और भी छोटे होते हैं। तो ये हमारा सैंड का था, ये हमारी सैंड, ये रही सिल्ट, और ये रही क्ले। बात जमा आपको। तो कौन सा किस टाइप का सॉइल है डिपेंड करता है कि उसके उसमें जो पार्टिकल्स है उसका साइज क्या होने वाला है। बात जमा आपको। चलो अब कुछ और बातें देखते हैं यहां से। अब देखते हैं कि जो सॉइल की क्वालिटी है वो किस पे डिपेंड करती है। हमने ये पता कर लिया कि अच्छा सॉइल में मिनरल्स कौन कौन से हैं। हमने ये पता कर लिया कि सॉइल जो है वो कौन सा है, किस टाइप का सॉइल है ना, वो ये भी हमने पता कर लिया। अब हमें पता करना है कि सॉइल हमारी जो है किस टाइप, हमारे सॉइल की क्वांटिटी, दो सॉइल लिया हमने, मान लो हमारे हाथ में दो टाइप का सॉइल है, उन दोनों में से किसकी क्वालिटी अच्छा है ये पता करना है। समझ में आ रहा है। क्वालिटी समझ रहे हो ना। क्वालिटी मतलब कि किस सॉइल के अंदर प्लांट बेहतर तरीके से ग्रो करेगा, ये होता है उसकी क्वालिटी। तो जिस सॉइल में ह्यूमस ज्यादा होगा, जिस सॉइल में ह्यूमस ज्यादा होगा और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ज्यादा होंगे, जैसे मान लो किसी सॉइल में आपको जो है, अगर आपको अर्थवर्म्स वगैरह ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, या कोई सा भी लिविंग बॉडी जो है उसमें ज्यादा देखने को मिल रहा है आपको, तो उनके कारण या ह्यूमस के कारण क्या है कि उसकी जो है सॉइल की क्वालिटी बढ़ जाती है। बात जमा आपको। इसलिए आपने देखा होगा हम लोग क्या करते हैं ना, कई बार जैसे अगर बात करें, लोग क्या है लोटा लेके जाते हैं भैया दिन के समय खेतों में, है ना, गांव में जाते थे पहले लोग, तो क्या करते थे, जैसे अगर ह्यूमन वेस्ट की बात करें, है ना, ह्यूमन वेस्ट की अगर बात करें या प्लांट वेस्ट की बात करें, तो ये भी क्या है एक तरीके से ह्यूमस की तरह मदद करता है। इसलिए क्या कि लोग जब खेतों में जाते हैं तो कोई उन्हें रोकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस खेत में भी वो जा रहे हैं बेसिकली क्या है वहाँ पे कि उनके ह्यूमन वेस्ट के कारण क्या होता है कि वहाँ पे ह्यूमस कंटेंट बढ़ जाता है। बात जमा। ह्यूमस बढ़ना मतलब क्या कि वहाँ पे मिनरल्स बढ़ जाना, और मिनरल्स बढ़ने से वो मदद करेगा प्लांट को बढ़ने में। समझ में आ गई आपको। तो ये तीनों कुछ बातें थी हमारे सॉइल के ऊपर, आप इसको देख सकते हो बड़े आराम से। आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं सॉइल इरोजन क्या होता है ना। सॉइल इरोजन देखो, इसका मतलब होता है मिट्टी का हट जाना, मिट्टी का टूटना या हट जाना एक पर्टिकुलर लैंड से, उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। देखो होता है क्या है, जो हमारी टॉप सॉइल होती है ना भैया, हमने टॉप सॉइल के ऊपर बात कर लिया। जो टॉप सॉइल होती है, ऊपर वाली जो सॉइल होती है, वो काफी लूज होती है, वो काफी लूज होती है, हल्की होती है। तो क्या होता है जब तेज हवा बहती है ना, जब तेज हवा बहती है, जब बहुत तेज जब पानी बह रहा होता है, तो जब वो दोनों टकराते हैं टॉप सॉइल पे, तो क्या करते हैं कि एक बार में नहीं होता है, ये कुछ समय तक जब टकराते रहते इस कारण क्या है कि ऊपर की मिट्टी जो है यहाँ से खिसकने लगती है, यहाँ की मिट्टी खिसकने लगती है, और वो टूट टूट के यहाँ पे साइड में नीचे गिर जाती है। बात समझ में आ गया। तो कई बार आपने देखा हो, कई बार आपने देखा होगा कि लैंड जो है वो प्रॉपर तरीके से था, इवन इवन लैंड था, इवन लैंड था, फिर बाद में क्या लैंड यहाँ से टूट गया, यहाँ से मिट्टी सारी खिसक के नीचे गिर गई, तो हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे सॉइल इरोजन हो गया। बात समझ में आएगा आपको। तो सॉइल इरोजन होने के लिए आप क्या देख रहे हो कि वाटर और विंड, ये दो फैक्टर है जो उनको बेसिकली तोड़ने में मदद कर रहे हैं सॉइल को। अब देखो यहाँ पे सॉइल इरोजन को रोकने के लिए हम कर क्या सकते हैं। हमारे पास एक तरीका है कि हम प्लांट ज्यादा से ज्यादा लगाएं। हम जितने ज्यादा पौधा लगाएंगे, इससे हमारी सॉइल इरोजन कंट्रोल में आ जाएगी। कैसे? देखो होता क्या है ना, मैंने आपको क्या बताया, जो टॉप सॉइल होते हैं, जो सबसे ऊपर वाला सॉइल जो होता है वो काफी लूज होता है। तो प्लांट के लगाने से क्या होगा कि प्लांट की जड़ें जो होते हैं, रूट्स, वो इन सॉइल के पार्टिकल को पकड़ के रखेंगे, जकड़ के रखेंगे। तो अगर मान लो उनको अगर होल्ड करके रखेंगे सॉइल के पार्टिकल्स को, तो उनका वहां से खिसकना वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब उनको जो है जकड़ के रखा गया है। पहले तो लूज था, आराम से वो हट गया वहां से। इसलिए क्या है कि जितने ज्यादा हम प्लांटिंग करेंगे, प्लांट्स लगाएंगे, उससे क्या है कि हमारी सॉइल इरोजन कंट्रोल में आ जाएगी। बात समझ में आ गई आपको। आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हो कि आपका एक्सपेरिमेंट दिया गया, मैंने देखा था उसको, उसमें क्या किया गया है कि दो ट्रे लिया गया है, ऐसे करके दो ट्रे लिया है। एक ट्रे में क्या है कि हमने सैंड रख दिया, सैंड एक मिट्टी है, हमने सैंड को रख दिया, और दूसरे ट्रे में क्या किया हमने प्लांट्स लगा दिए। दूसरे ट्रे में क्या किया, बहुत सारे हमने प्लांट्स लगा दिए, और दोनों में से क्या किया, पानी पास करवाया, दोनों में से क्या किया, वाटर पास करवाया। तो वाटर पास करने से क्या हुआ कि इस वाले ट्रे में जिसमें हमारा सैंड है ना, यहां से सैंड के साथ ही बहुत सारा पानी नीचे आ गया, है ना, सैंड के साथ मिलके ही बहुत सारा पानी नीचे आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बहुत कम पानी ही यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिला, इस वाले ट्रे के नीचे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको क्या है, प्लांट्स लगाए हुए हैं आपने, तो प्लांट्स के रूट्स ने क्या किया, प्लांट के जड़ों ने क्या किया कि उसको पकड़ के रखा है। समझ में आ रहा है। जो आप पानी डाल रहे हो उस पानी को क्या किया, उसके जड़ों ने पकड़ के रखा है, इसलिए क्या कि कम पानी ही जो है वो नीचे गिर पाया, बाकी तो उसने एब्जॉर्ब कर लिया उनके जड़ों ने। बात समझ में आई आपको। ये भी आपके फिनोमेना, आपका एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में दे रखा है, आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है। देखो
जिस तरीके से हमने वाटर पॉल्यूशन डिस्कस किया, एयर पॉल्यूशन डिस्कस किया, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की है, उस तरीके से क्या है कि हमारा सॉइल भी प्रदूषित हो रहा है, गंदा हो रहा है। ऐसा क्यों? चूँकि सॉइल पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि सॉइल में से यूज़फुल चीज़ों का निकल जाना। सॉइल में से यूज़फुल कंपोनेंट्स का निकल जाना और जो अनयूज़फुल चीज़ें हैं, जो क्या करते हैं हमारे सॉइल को अफ़ेक्ट कर रहे हैं ना, वहाँ के जो डाइवर्सिटी है, बेसिकली उसमें जितने भी जीव-जंतु हैं, उसको मार रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो इस चीज़ को बोल रहे हैं कि हमारा जो है सॉइल वो प्रदूषित हो गया है, सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है। और जब मैं आपको तो सॉइल में से इंपॉर्टेंट चीज़ों का निकल जाना जैसे कि ह्यूमस, ह्यूमस क्या है? सॉइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मान लो ह्यूमस वहाँ से खत्म होते जा रहा है और वहाँ से क्या हो रहा है? जो फालतू की चीज़ें जो हैं वो आ रही है, वहाँ पे डंप की जा रही है उस एरिया में। तो बोलेंगे वो एरिया में जो है सॉइल पॉल्यूशन हो गया। अब सॉइल पॉल्यूशन किन तरीके से हो सकता है? तो देखते हैं कॉजेज़ ऑफ सॉइल पॉल्यूशन किन-किन तरीके से हमारा सॉइल पॉल्यूशन हो सकता है। तो या तो हम क्या करें कि हमारा जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है, डोमेस्टिक वेस्ट मतलब क्या? जो घरों का वेस्ट होता है, जो किचन का जितना भी वेस्ट हो गया, जब हमने भी मान लो प्लास्टिक वगैरह कुछ भी घरों से लाके फेंक दिया, सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर। तो मिट्टी पे जब फेंक देंगे तो क्या होगा? ये डोमेस्टिक वेस्ट होगा भैया। तो डोमेस्टिक वेस्ट करने से भी क्या होता है? हमारा सॉइल प्रदूषित होता है, गंदा होता है। अगर बात करें इंडस्ट्रियल वेस्ट की, जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ होते हैं, वो भी क्या करते हैं कि उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको भी क्या करते हैं वो या तो पानी में फेंक देते हैं या उनको क्या करते हैं ऐसे ज़मीन पे फेंक देते हैं। इससे क्या होगा? हमारा वहाँ भी सॉइल पॉल्यूशन होगा। या मान लो अगर हम लोग बात करें जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, पेस्टिसाइड जो होते हैं, जो बेसिकली खेत में यूज़ होता है ये सब। अगर बात करें कि जहाँ पे बेसिकली फार्मर्स की बात करें, फार्मर लोग क्या करते हैं, जैसे उनकी क्या है कई बार खेतों में ना बहुत ज़्यादा कीड़े आ जाते हैं, तो कीड़े को मारने के लिए क्या करते हैं कि वो लोग पेस्टिसाइड छिड़कते हैं। आपने कई बार देखा होगा, ऐसे करके वो लोग जो है यहाँ पीछे टाँगे रहते हैं बैग की तरह और उसको जो एक पाइप के थ्रू ऐसा नोज़ल के थ्रू छिड़कते रहते हैं। तो उस नोज़ल में क्या रहता है, उसमें कुछ केमिकल्स रहता है जो कि बेसिकली होता है पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र। तो पेस्टिसाइड क्या करता है, पेस्टिसाइड जो है पेस्ट को मारने का काम करता है। पेस्ट मतलब कीड़े होते हैं। तो जो प्लांट में जो कीड़े होते हैं जो उसको बेसिकली डैमेज करते हैं प्लांट को, उनको मारने का काम करता है। और कई बार जो है जैसे मैंने बताया कि मान लो अगर प्लांट को जो है एक एक पर्टिकुलर टाइप का मिनरल नहीं मिल रहा है और प्लांट को प्रॉपर मिनरल नहीं मिल रहा है, वहाँ पे ह्यूमस नहीं है, तो क्या करेंगे वो प्लांट फार्मर्स जो है वो फर्टिलाइज़र छिड़केंगे। तो फर्टिलाइज़र छिड़कने से क्या होगा कि उनको मिनरल्स मिल जाएगा। समझा मैं आपको? हाँ। यहीं तक रखते हैं आज। हमने क्या किया, आज सब कुछ डिस्कस किया, सॉइल क्या होता है, सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है ना? फिर हमने डिस्कस किया कि वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, बहुत अच्छे से सब कुछ बात किया। लेक्चर अगर पसंद आया हो तो सब तक दबा के शेयर करो, है ना? ये लेक्चर शेयर होना ही चाहिए। बड़े मेहनत से बनाया गया है। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।